गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सॉलिड स्टेट। वी हैव ऑलरेडी finished the second unit, that is solution. So solid state is the first chapter, and before we have to start solid state, we come into the class 11 chapter, state of matters, because we know that matter can be classified into three parts. So these are the examples of solid: hills, rocky glacier, icy glaciers and sandy beaches. These all are solids. इसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में रिवर्स हैं, लेक हैं, सी हैं, ओशियन हैं, ये क्या हैं? लिक्विड्स हैं। और सिमिलरली गैस, और गैस का एग्जांपल एटमॉस्फेयर या एयर से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि लिक्विड और गैस तो कम है, बट सॉलिड्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ओनली दीज 11 एलिमेंट जो हैं वो गैसेस, बाकी सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है सॉलिड की। बेसिकली हम सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, उनके बीच के जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो क्या हैं, उसमें लिक्विड और गैसेस में आपको पता है लिक्विड और गैस की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स दैट दे हैव एबिलिटी टू फ्लो होते हैं। और सॉलिड क्या होता है? फिक्स होते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। बोथ कैन फ्लो, देयरफॉर नोन एज फ्लूइड्स। नाउ द क्वेश्चन, व्हाई डू लिक्विड हैज फ्लूइडिटी, सॉलिड में रिजिडिटी? इसके लिए रीजन मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें देखिए गैसेस, सॉलिड, लिक्विड तीनों को बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाया है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, और सॉलिड के केस में फिक्स पोजीशन में है। फिक्स पोजीशन में है, सिर्फ क्या हो रहे हैं? ऑक्सीलेट हो रहे हैं अपनी ही पोजीशन में। सो सॉलिड का इसी वजह से क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। नाउ कम इनटू मैटर। मैटर को क्लासिफाई हमने कर दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है बेसिकली क्या है? वो है फोर्स। किस तरीके का फोर्स उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक है, दो चीजें आती हैं फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला आता है इंटर पार्टिकल फोर्स और दूसरा आता है थर्मल एनर्जी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या है? दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, दैट इज नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्स। सॉलिड के केस में ये इतना ज्यादा होता है, बट सॉलिड पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली फिक्स्ड हो जाते हैं। नाउ द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मीन्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। एज टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो मोशन है इनका, ये भी इंक्रीज होगा, और मोशन इंक्रीज होगा तो थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसी को हम इस तरीके से देखें, अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम है, यानी कि गैस स्टेट है, गैस स्टेट है, तो थर्मल एनर्जी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम होगा। मूवमेंट कम होगा तो थर्मल एनर्जी भी कम हो जाएगी, दैट मीन्स दैट इज लिक्विड स्टेट। अगर ये फोर्स बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज अगर आएंगे तो इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो थर्मल एनर्जी कम होगी, फोर्सेस कम होंगे तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। अब हम इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बेसिकली क्लास 12th स्टार्ट होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, बिकॉज वी आर स्टडी सॉलिड स्टेट। सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको अभी बता चुकी हूँ।
सॉलिड का एक रिजिड शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स थर्मल एनर्जी उसकी कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के बेस पे इन सारी चीज़ों का जब हम स्टडी करेंगे आगे, तो सॉलिड स्टेट को हमने क्लियरली यहाँ पर पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट को, सॉलिड्स को स्पेशली क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, जिसमें एग्जाम्पल आपको लिया गया है डायमंड एंड ग्लास। अब डायमंड और ग्लास बोथ आर सॉलिड, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में आता है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है, बोथ आर सॉलिड्स। तो ये देखो, अब आप इनका अगर पार्टिकल अरेंजमेंट हम देखते हैं तो डायमंड का आप देखिए एक बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में है, और ग्लास के केस में सब इरेगुलर पैटर्न में है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जहां पे फिक्स एक अरेंजमेंट है दैट इज क्रिस्टलाइन, और जहां पे ये पूरा पूरा इरेगुलर है ये एमॉर्फस। सो क्रिस्टलाइन जहां पे फिक्स है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले है क्रिस्टलाइन। इसमें जो एटम्स हैं दीज आर इन रेगुलर पैटर्न, ए डेफिनेट पैटर्न। बिल्कुल एक सीक्वेंस आप देखो, ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स के थ्रू इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। एक रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न होने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके चेंज हो जाते हैं। आप इसको किसी भी एंगल पे, ये तो आपको एक छोटा सा एक फॉर्मेट दिया है, बट सॉलिड्स में ये जो है अरेंजमेंट पूरा का पूरा इसी तरीके से होता है। ठीक, इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे NaCl जो आप नमक घर में यूज करते हैं, डायमंड है, कोई भी सॉलिड, जनरली गोल्ड है, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स सब जो है वो इसी का एग्जांपल आते हैं। अब आपका आता है एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? सारा का सारा इरेगुलर है। इरेगुलर है मीन्स कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है, मॉलिक्यूल्स एटम जो है वो एक फिक्स पैटर्न में नहीं है। जब एक फिक्स पैटर्न में नहीं है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंट होती हैं। किस किस सेंस में वो डिफरेंट होंगी उनको हम वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड्स जिसमें इन ऑर्डर है, इरेगुलर है, और क्रिस्टलाइन में रेगुलर है। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट ग्लास है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ठीक, नाउ the very important question, in the sense कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की जो ग्लास होता है वो कई बार अगर आप उसको नोट करेंगे, जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है बच्चों, जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो ग्लास विंडो है, वो ग्लास विंडो जो है वो ऊपर से तो थिन होती हैं और नीचे से थिक हो जाती हैं। ऐसा क्यों? वाई डज द विंडो पैन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स बिकम थिकर एट द बॉटम एंड थिनर एट द टॉप? ऐसा क्यों होता है? ऐसा बिकॉज ये जो ग्लास क्या है, ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड एंड ग्लास हैज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, मीन्स ग्लास फ्लो करता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम ग्लास को कहते हैं। फ्लो करता है मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लास फ्लो कर सकता है, फ्लूइड होता है ग्लास। क्योंकि ग्लास को सुपर कूल्ड कैसे बनाया जाता है? ग्लास हाई टेम्परेचर पे हीट करके ग्लास को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको इमीडिएट ठंडा कर देते हैं तो वो तुरंत जम जाता है, इसीलिए उसको कहा गया सुपर कूल्ड लिक्विड। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है किसी भी बिल्डिंग में, अराउंड 100 ईयर, हम कहें कि 100 ईयर से भी ज़्यादा होगा, तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ हैं वो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब मूव करने लगते हैं तो नीचे की तरफ से थिक हो जाता है, ऊपर की तरफ से थिन हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको क्या लिखना है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ ग्लास पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
लेकिन ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि आज आपने ग्लास लगाया तो आज ही हो जाएगा, ठीक, बहुत सारे टाइम लगता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में आप किसी भी पोर्शन का, देखो 4 पोर्शन ले लिए, सब जगह रेगुलर पैटर्न है, कहीं भी आप इसको कहीं से भी हीट करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्टिंग टाइम क्या हो गया, फिक्स। एमॉर्फस में क्या है, आप कोई भी 4 पार्ट ले लो, हर एक में एटम का अरेंजमेंट जो है अलग अलग है, तो हर पार्ट अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ना होकर के एक रेंज, ठीक, एक रेंज में होगा। एंड द सेकेंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। अब ये क्या है आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी, इसमें सिंपल आइसोट्रॉपी मीन्स जहां पे हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एनाइसोट्रॉपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स हैं, किस पैटर्न में पार्टिकल्स हैं, उस पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक, क्वेश्चन भी बिल्कुल यही आता है, एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक। अब इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये देखिए आप कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से, देखो एक डायरेक्शन हमने ले ली तो पार्टिकल्स देखो ये आ गए ऑल ब्लू, क्लियर। अगर हम ये वाली डायरेक्शन ले लें तो हमारे पास पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज, ठीक। अगर हम दूसरी डायरेक्शन ले लें तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आगे फिर अलग। जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। इसी डिफरेंस अरेंजमेंट होने की वजह से हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे रेजिस्टेंस अलग होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उसका थर्मल एक्सपेंशन अलग होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट होंगी। अब हम बात करते हैं आइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये आपका एक एमॉर्फस सॉलिड है, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, हर एक में क्या है, इर्रेगुलर पैटर्न है। इर्रेगुलर पैटर्न है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, कहीं सेम नहीं होगा, इसका मतलब जो इसमें डिफरेंस होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लीवेज विथ नाइफ, यानी कि अगर आप उसको चाकू से काटें तो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटो तो बिल्कुल शार्प एज आपको मिलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड को काटेंगे तो शार्प एज नहीं मिलेंगे, इर्रेगुलर सरफेस, इस तरीके का सरफेस मिलेगा। जैसे ग्लास को काट लो तो इर्रेगुलर सरफेस यहाँ पे हमें मिलेगा, क्लियर।